दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, पेरियार ललय सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर फैलाना। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका जो जूठन नाम से विख्यात है। जब तक जूठन खा रहे थे तब तक तो सब ठीक था, और जिस दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिख दी उस दिन बवाल हो गया। दोस्तों ये बात आज़ाद भारत की हो रही है, ना कि गुलाम भारत की। देश आज़ाद हुआ लेकिन शासन सत्ता गोरे अंग्रेज़ों के हाथ से काले अंग्रेज़ों के बीच आ गई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना त्याग करके, इतनी मेहनत करके बहुजन समाज को जो आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी का फ़ायदा भी सही तरीके से बहुजन समाज को नहीं मिल पा रहा था। जो लोग बहुजन समाज के साथ उठना बैठना तक पसंद नहीं करते थे, वो लोग स्कूलों में टीचर बन गए। वो बहुजन समाज के बच्चों को क्या पढ़ाते, कैसी बहुजन समाज के बच्चों को उन्होंने लानायत किया, परेशान किया, मारा पीटा, और कैसे उन बहुजन समाज के बच्चों ने, बेचारों ने पढ़ाई करी, जो उस समय संघर्ष झेल के, पढ़ाई झेल के, मार खा के आगे बढ़ गए। उनके बच्चे ही आज सक्षम हैं, जिनके माँ बाप उस टीचर की मारपीट से, गाली की वजह से स्कूल ना जा पाए, उनके बच्चे आज भी मज़दूर हैं, लेबर हैं। और आज भी सरकारी स्कूलों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। सरकारी स्कूलों की छतें अपना आप ही गिर रही है, कई बच्चे दब के मर रहे हैं, और आज भी वहाँ मनुवादी टीचर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं, और गरीबों के बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। और गरीब का बच्चा आज भी मज़दूर का मज़दूर, गुलाम का गुलाम रह जा रहा। आइए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की व्यथा को शुरू करते हैं। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ी थी, जिसने चूहड़ों के बगड़ और गांव के बीच का एक फासला बना दिया था। जोहड़ी का नाम डब्बो वाली था। डब्बो वाली नाम कैसे पड़ा कहना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस डब्बो वाली जोड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक ओर तगाओं के पक्के मकानों की ऊंचे दीवारें थी, जिनके समकोण बनाती हुई झिउरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकान की दीवारें थी। उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। जोड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी डब्बों वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत करने के लिए बैठ जाती थी। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे, काढ़े, दुसाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बों वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उगाड़ कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर की लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध कि मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यहाँ था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। उसी बगड़ में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तगाओं के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर से रात बेरात बेगार करनी पड़ती थी। बेगार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज, प्रताड़ना अलग, नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चूहड़े, बराबर हो तो अबे चूहड़े, यह तरीका संबोधन का था। अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना
बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु थी। काम पूरा होते ही उपयोग ख़त्म, इस्तेमाल करो दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे, नाम था सेवक राम मसीह। चूहड़ों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूल में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवक राम मसीह के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले अक्षर ज्ञान शुरू किया गया था। एक दिन सेवक राम मसीह और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी स्कूल गए, जहां 5 तक का था। वहां मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ा कर कहा था, मास्टर जी थारी मेहरबानी होगी जो कि मेरे बच्चे को भी 2 अक्षर सिखा दो। मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा। पिताजी अगले दिन रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिन देश को आज़ादी के 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतों द्वार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूल के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूहड़े कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के आसपास खड़े रहकर किसी का इंतज़ार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवाल हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं। मैं भी उन्हीं काम में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है। उनके अनुसार स्कूल आना मेरा अधिकार नहीं था। मेरी कक्षा में राम सिंह और सुक्कन सिंह थे। राम सिंह जाति से चमार था और सुक्कन सिंह झीवर। राम सिंह के पिताजी और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। सुक्कन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ बड़े पढ़े, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहते थे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर छलता रहा। बल्ला गांव में मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को भी तगा कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कभी अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन ले तो फब्दियाँ सुननी पड़ती थी, ऐसी फब्दियाँ जो तीर की तरह चुभती थी। यदि साफ सुथरे कपड़े पहने तो ऐसा कहते थे कि चूहड़े का बच्चा नए कपड़े पहन कर आया है। मैले पुराने कपड़े पहन के आते थे तो कहते थे, अबे चूहड़े दूर हट, बदबू आ रही थी। अजीब हालत थे। दोनों की स्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। 4वीं कक्षा में हेडमास्टर थे बिशंबर सिंह की जगह कालीराम आ गए थे। उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते ही हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेबात पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच जाता था, लेकिन सुक्खन सिंह और मेरी पिटाई आम बात थी। मैं वैसे भी कमज़ोर दुबला पतला था। उन दिनों सुक्खन सिंह के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा था, जिससे हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरफ मोड़ कर रहता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर, दूसरा मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुक्खन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर ही एक घूंसा जड़ दिया। सुक्खन सिंह की दर्दनाक चीख निकली। फोड़ा फूट गया था। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोग को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था, ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्या पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने 9 भाव सिकुड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा क्या ज्ञाता। अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा था वह अभी तक मेरी स्मृति में मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे शिक्षक याद आते हैं जो माँ बहनों की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज़ हेडमास्टर कालीराम ने
अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? मैंने कहा, ओम प्रकाश। और उसने कहा, चूड़े का है? मैंने कहा, ठीक है, वह जो शीशम का पेड़ है, खड़ा जा, उसमें चढ़ जा और शीशम की टहनियाँ तोड़ दे, झाड़ू बना दे और पूरे स्कूल को चमका दे। ये तो तेरा खानदानी पेशा है, जा फटाफट लग जा। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चल कर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर देना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाहें मुझ पर टिकी थी। पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। मैं पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभव के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में मैं भाइयों का लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो हेडमास्टर ने फिर झाड़ू लगाने के लिए कह दिया। एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन फिर झाड़ू लगाने के लिए कहा और कहा, अबे चूड़े के मादरचोद कहाँ घुस गया है? अपनी माँ इनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, माँ साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोकर उठा ले जाता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गाड़ में मिर्च डाल दूंगा, बाहर काट निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह उसके पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे, सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल की कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी, ये क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों? ठीक से बोल, क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ बंध गई। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी। दिन में रोज़ झाड़ू लगवाते हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज़ उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज़ आवाज़ में कहा, ले जा इसे यहाँ से, चूड़ा होके पढ़ाने चले जा रहा है, नहीं तो हाड़ गोड़ तुड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखे, मास्टर यो चूड़े का यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में। ओ यही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को। दोस्तों, कैसे बहुजन समाज के बच्चों को इन मनुवादी टीचरों ने परेशान किया, उनके साथ मारपीट की, उनको माँ बहन की गालियाँ दी, जिससे वो स्कूल ना पढ़ पाए। सरकार से पैसा लिया, सरकार का खाया, उनके नाम पर खाया और अपना घर भरे, अपने पेट भरे, अपने बच्चों को पढ़ाया। और इन्होंने बहुजन समाज के बच्चों के अंगूठे ही नहीं, हाथ पैर भी काट दिए। जब कोई अगर आज़ादी के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल भेजता था तो उसको ये मनुवादी धूर्त टीचर मारते थे, पीटते थे और उससे सारा स्कूल का काम करवाते थे और उसको पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे और उसके हिस्से का पैसा भी खाते थे, क्योंकि वो जो सरकारी स्कूल खुले थे वो बहुजन समाज के बच्चों के लिए खुले थे कि शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे करके। अंबेडकर जी की लाख कोशिशों के बावजूद भी बहुजन समाज को आज़ादी के बाद भी कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। कैसे
ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और अनेक लोग जो इतिहास में दफन हैं, उनका नाम अभी अंकित नहीं है। उनके साथ कैसा गंदा व्यवहार किया गया, कैसे टीचर गाली गलौज कर रहे हैं, लात घूंसों से मार रहे हैं और बहुजन समाज के बच्चों को प्रताड़ना दे रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज को हिंदू बनने का आज भी इतना भूत सवार हुआ है। यदि उनने ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ा होता और अन्य लोगों को पढ़ा होता, अपने ही अगर उनने दीना भाना वाल्मीकि जी को ही पढ़ा होता तो उनको वाल्मीकि बनने का भूत सवार नहीं होता, उनको हिंदू बनने का भूत सवार नहीं होता। वो आज भी शिक्षा में, एजुकेशन में पीछे हैं, तो उनको धर्म का नशा चढ़ाकर, बेवकूफ़ बनाकर, ठग कर उनको बिल्कुल बेकार बना दिया गया। उनको धर्म के रूप में धर्मांध बना दिया, अंधा बना दिया। एक कहावत है, धर्म नहीं यहाँ धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। और बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हो गए, वो अपने परिवार तक सीमित हैं। वो जागरूकता मिशन बिल्कुल नहीं चलाते हैं, बिल्कुल समाज को शिक्षित नहीं करते हैं। और जो टीचर बन गए या नेता बन गए, टीचर लोगों ने तो अपने समाज से नाता ही तोड़ दिया। और जो नेता बने हैं, नेताओं का काम ये है कि समाज को गुमराह करके अपना कुर्सी में बैठ जाना। बाकी उनका भीम मिशन से, बाबा साहब के मिशन से और बहुजन विचारधारा को फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आगे की कहानी आपके लिए फिर लाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को यहाँ से हाथ पकड़कर उनके पिताजी स्कूल से ले जाते हैं, क्योंकि कलीराम नाम का मास्टर गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है, झाड़ू लगवाता है और वो ले जाते हैं। आगे हम